नमस्कार, कैसे हैं आप? मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? अभिधर्मा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कोई एक आदमी अपना माइक जो है ऑन कर ले और एक बार आप बता दें क्या मेरी आवाज आपको सुनाई पड़ रही है? सब कुछ क्लियर है? यस सर। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं आज बिल्कुल नया चैप्टर। एक बार बता देंगे कि लास्ट टाइम सब कुछ हमने करवा दिया था, क्या क्या करवाया था? श्रीमान कोई एक बालक, क्या हमें इन्फॉर्म कर देंगे? स्टार्ट करते हैं आज कुछ नया, है ना? कुछ नया हो जाए। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं देर। आर यू रेडी? एक आदमी बोल दिया करो, दो तीन लोग माइक खोल के रहो भाई। यस सर। बाकी आवाज आ रही है सबको? यस सर। स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। आज हम पढ़ेंगे शब्द। इस दुनिया में जो कुछ भी है ना, सब इसी का खेल है। किसका? शब्दों का। सब आज हम शब्द पढ़ने जा रहे हैं। जिसके पास भी, या यूं कहें जो शब्दों का धनी है, वो सब कुछ जानता है। और 80% सिलेबस अगर बात करें किसी भी एग्जाम में जहां से व्याकरण से प्रश्न आते हैं, वो यहीं से कवर किए जाते हैं। कहां से? शब्द से। अब सब शब्द को जब आप देखेंगे, शब्द के बारे में आप जानेंगे, तो हम यहाँ चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो इसका नाम है साहब शब्द विचार। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? शब्द विचार। और देखना है शब्द विचार के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो आप देखेंगे शब्द विचार के अंतर्गत हम 4 प्रकार के शब्दों की बात करते हैं। पहला जो हम बात करते हैं, ओरिजिन के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे शब्दों की बात करते हैं। उत्पत्ति के आधार पे, इसी को हम कहते हैं मूल स्रोत के आधार पे। जहां से कोई भाषा का शब्द निकलता है उसे मूल स्रोत कहते हैं। या फिर उस भाषा का जो इतिहास होता है, इतिहास के आधार पे। तो सर सबसे पहले पहले बोर्ड दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा। पहले बोर्ड दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा है। दिखना चाहिए भाई। दिख रहा है बोर्ड तो। एक बार आप जो है फिर से कर लीजिए क्लिक, ओके सर, दिखने ओके। लगेगा बालक। थोड़ा बोला करो, ऐसा लगता है कि पता नहीं। गर्म पानी आप लोग पीते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिए। ये पेंडेमिक का जो है माहौल चल रहा है, बहुत क्रिटिकल है। ऐसे में श्रीमान एक चीज जरूर याद रखिएगा कि आपको अपनी भी तैयारी जारी रखनी है, अपने घर वालों की भी तैयारी जारी रखनी है। अब उत्पत्ति के बाद अच्छा एक चीज बताइए, जब ओरिजिन हो जाता है तो क्या होता है? उसी चीज से व्युत्पत्ति होती है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर, या फिर इसे कहते हैं साहब रचना के आधार पर। राइटिंग दिखाई पड़ रही है साहब? यस सर। एक्चुअली क्या होता है, इस वाली पेन का इस्तेमाल करने से थोड़ी राइटिंग इधर उधर हो जाती है। व्युत्पत्ति रचना के आधार पे, या फिर जिसे कहते हैं बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर। इसके बाद हम व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर पढ़ते हैं। व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। और चौथा हम पढ़ते हैं श्रीमान महोदय, शब्द के अर्थ के आधार पर। शब्दों के अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, आधार पर। तो सब इस प्रकार के आप शब्द पढ़ते हैं। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? हेलो, क्या आपने नोट कर लिया है? नो सर। यस सर। बहुत बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और
अब हम पहला पढ़ने जा रहे हैं किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पे और इतिहास के आधार पे। हर दुनिया की एक कहानी होती है, आपकी भी कोई ना कोई कहानी होगी। अब टाइम नहीं है कि मैं आपकी कहानी सुनूं, लेकिन हम शब्द की कहानी थोड़ी कहेंगे और आपको सुनना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं। सबसे पहले भारत में जो भाषा बोली जाती थी वो भाषा तमिल थी। नाम पता है आपको? मतलब संस्कृत से पहले भी जो भाषा बोली जाती थी वो कौन सी भाषा थी? तमिल। क्या ये पता है सबको? नो सर। नहीं पता होगा, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं और हमारे यहाँ तो एक ही चीज सिखाया गया है कि भैया सारे भाषाओं की जननी क्या है? हिंदी। संस्कृत। संस्कृत 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 की जो लिपि है वो देवनागरी है। इतनी बात क्लियर हो गई? संस्कृत की जो साहब लिपि है वो देवनागरी है। तो यहाँ पॉइंट अब समझना है, हमारी जो मूल भाषा है, जो जड़ में है भाषा, वो है साहब संस्कृत। थोड़ा इसे मिटा के क्लियर करके देखते हैं। फिर से यहाँ पे साहब आप देखेंगे हमने लिख दिया संस्कृत, और संस्कृत के बाद आया पाली, पाली के बाद आया प्राकृत, और प्राकृत के बाद आया अपभ्रंश। अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब ही होता है नष्ट भ्रष्ट होना। अपभ्रंश के बाद जो आया वो खड़ी बोली हिंदी आई। क्या आया भाई? खड़ी बोली हिंदी। खड़ी बोली हिंदी, जो आजकल हिंदी है उसी को हम खड़ी बोली हिंदी कहते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में हम जानेंगे सर कि ये, हाँ, ये खरोष्टी क्या होता है सर? खरोष्टी भाषा? खरोष्टी बेटा भाषा नहीं होती, लिपि होती है। ब्राह्मिक, हाँ, ब्राह्मी और खरोष्टी ये लिपियां होती हैं, ये भाषा नहीं होती। सर ये हिंदवी भी भाषा थी कोई? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हिंदवी कोई भाषा थी सर? हिंदवी, हिंदी नहीं हिंदवी। बहुत अच्छे, थोड़ा वो किताब आपने पढ़ा है और लगता है पहले दिन मेरी क्लास नहीं की थी। पहले दिन क्लास सर एक बार ली थी, फिर बीच में बीमार हो गया था, अब दोबारा से ली है। आपकी दूसरी क्लास है ये मेरी। बहुत अच्छे। एक बार हमारे यहाँ कुशी नगर जगह है जिसे कुशी नारा कहते थे इतिहास में, वहां एक जगह है रामकोला, ठीक है? तो वहां पे एक पंडित जी थे, वो भागवत सुना रहे थे, तो कुछ औरतें आ गई, वो सुन रही थी भागवत। भागवत आपके यहाँ भी होता होगा, होता है कि नहीं होता है? पंडित जी भागवत सुनाने आते हैं। हेलो। यस तो सर, होता है। कुछ औरतें आई और टाइम था 10 बजे का, कि 10 बजे पंडित जी आएंगे और 2 घंटे भागवत सुनाएंगे और शाम को 2 घंटे सुनाएंगे। लेकिन जो है समय कम था, 3 दिन में भागवत समाप्त करनी थी, 7 दिन की भागवत, तो उन्होंने टाइम बढ़ा दिया। अब भागवत जो है 10 बजे से 12 बजे तक और 3 बजे से 8 बजे तक होने लगी। लेकिन गांव में तो आपको पता है खाना जो है 5 बजे बनता है, और 5 बजे 6 बजे गांव में खाना बन जाता है, और यही सही टाइम है खाना बनाने का और खाने का, 6:30 बजे पहले। अब श्रीमान क्या हुआ कि औरतें चली गई अपने घर, उसके बाद खाना बना के आई और कहानी जहां से सुन के गई थी, अब बोला भैया कहानी सुनाओ, तो कहानी खत्म ही ना हो।
तो वही वाली हाल आज हमारे साथ हो गई। इसी को कहते हैं राम कोला की भागवत। ये कहावत है, तो जब जो आए वहीं से शुरू कर दें, मजा नहीं आएगा। फिर भी आपने कहा तो ये पूरा पेज मुझे मिटाना पड़ेगा समझाने के लिए। अगर आपके पास पेन है ही या नहीं है? बिना पेन के पढ़ रहे हैं? पेन के है आपके पास? यस सर, पेन है। पेन है सर। कॉपी भी है? यस सर, कॉपी यस है। सर। हमारे यहाँ जो अब पंजाब में पड़ता है, सिंधु एक नदी है, नाम तो सुना ही होगा। यस सर। सिंधु से ही सारे जो है मुगल लोग आए थे भारत में, पर्सिया एक Yes, देश है। तो सिंधु के आसपास के रहने वाले लोगों को उधर के लोग हिंदू कहते थे, क्योंकि वो सिंधु नहीं कह पाते थे। क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। और वो जो भाषा बोलते थे उनको हम हिंदवी भाषा कहते थे। क्या कहते थे? हिंदवी भाषा कहते थे। और कुछ समय के बाद इस पूरे देश को सिंध के कारण हिंद कहा जाने लगा। तो हिंद, हिंदवी, हिंदी बाद में जो है इसी का हिंदवी का ही नाम बदलकर हिंदी पड़ा। तो बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ, तो यही कहानी थी। बुरा मत मानिएगा, कहानी राम कोला की जो मैंने सुनाई है, अच्छी कहानी है। बुरा मान लिया आपने? नहीं सर। नहीं, बुरा नहीं मानते। दो जगह लाज शर्म नहीं और बुरा नहीं मानते, पढ़ाई में, गुरु के समक्ष, माँ बाप के समक्ष, डॉक्टर के समक्ष। बाकी आप गुरु समझदार। अब थोड़ा इधर ध्यान देना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहास चल रहा सा। संस्कृत जो भाषा है, ये संस्कृत हमारे यहाँ दो तरीके की संस्कृत बोली गई। कितने तरीके की संस्कृत बोली गई? दो तरीके की संस्कृत। हेलो। यस सर। सब संस्कृत हमारे यहाँ दो तरीके की रही। पहली जो संस्कृत रही वो वैदिक संस्कृत रही। कैसी संस्कृत रही? वैदिक। वैदिक संस्कृत। और दूसरी रही लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वो संस्कृत थी जहां पे वेद पुराण इन सब का, और लौकिक संस्कृत वो थी जिसमें लोकाचार के लोग जन भाषा में संस्कृत बोली जाती थी। अब वैदिक संस्कृत में सबको अधिकार नहीं था संस्कृत बोलने का, ना सभी लोग जानते थे, ना सभी विद्वान थे। आपने पढ़ा भी होगा। और इसका समय काल अगर बात करें तो 1500 ईसा पूर्व नाम सुना होगा आपने, ईसवी से 57 साल। ठीक है, कम होता है। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000, श्रीमान 1000 ईसा पूर्व तक, कितने तक? 1000 ईसा पूर्व तक ये समय था। और 1000 ईसा पूर्व से लेकर के, ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक ये वैदिक काल का समय था। तो यहाँ पे हाँ, लौकिक। तो लगभग आप देखोगे 1000 वर्षों तक भारत में क्या बोला जाता रहा? संस्कृत। क्या बोला जाता रहा? संस्कृत। और इसीलिए इस भाषा को हम हिंदी भाषा की मूल भाषा कहते हैं। कोई पूछे हिंदी भाषा के मूल में क्या है, तो इसकी मूल भाषा क्या है? संस्कृत हो जाएगी।
दूसरी बात करते हैं पाली। जैसे जैसे राष्ट्र बदलता है, जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती है, जैसे जैसे समय बदलता है, वैसे वैसे आप देखेंगे कि भाषा बदलती रहती है। और हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ हर 3 कोस पर पानी और बानी बदल जाती है। क्लियर यस है? सर। मतलब जैसे जैसे थोड़ी दूर आप जाएंगे, पानी और वाणी में बदलाव देखने को मिलेगा। अब इस बात को समझना है, संस्कृत में कुरीतियां आ गई, जनसाधारण की भाषा रही नहीं, एक ऐसा धर्म आया। संस्कृत में जो धर्म था वो वैदिक धर्म था। कौन सा धर्म था? वैदिक धर्म था, सनातन धर्म था, जहां छोटे वर्गों को पूजा नहीं करना था, वेद नहीं सुनना था। ये आपने सुना होगा, इतिहास में पढ़ा होगा। Yes, sir. अब ऐसे समय में भगवान बुद्ध एक धर्म लेके आते हैं जिसे बौद्ध धर्म कहते हैं। और बौद्ध धर्म में वो सारे दबे खुले लोग जो वैदिक धर्म से या पंडितों से या मंदिरों से पीड़ित थे, वो सभी बौद्ध धर्म में आ गए, समानता का अधिकार मिला। और बौद्धों की प्रचार प्रसार की जो भाषा थी वो संस्कृत से थोड़ी आसान थी, वो लोकाचार की भाषा थी, जिसे हमने पाली कहा। समय की अगर आप बात करेंगे तो 500, ये कौन सा धर्म आ गया? बौद्ध धर्म। और भाषा इसकी पाली। और ये 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, ईस्वी में हम आ गए, समझना कहाँ आ गए? ईस्वी में। और फिर बौद्ध धर्म बहुत चरम पे था, और जो आदमी जिसका उत्थान होता है पतन भी होता है। बौद्ध Yes, धर्म में sir. महिलाओं का प्रवेश हुआ, और उसके बाद से बौद्ध धर्म राजाओं के पैसे से चलते थे। मठ जो बौद्ध है, उस समय में वैसे शिक्षा व्यवस्था पूरे विश्व में नहीं थी। आपने 2 विश्वविद्यालय सुने होंगे, उस समय हमारे यहाँ विश्वविद्यालय थे, यूनिवर्सिटी थी, जहाँ 18 देशों के लोग पढ़ने आते थे। जिसमें एक यूनिवर्सिटी आपने नाम सुना होगा, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय में 50,000 रेजिडेंशियल स्टूडेंट वहां रह के पढ़ाई करते थे। कैन यू बिलीव? रेजिडेंशियल मतलब 50,000 के रहने खाने की व्यवस्था थी, वहां रह के लोग पढ़ते थे श्रीमान। ठीक है, हेलो। अब यस सर। साहब, बौद्ध धर्म का भी धीरे धीरे पतन हो गया। जो काम मंदिरों में होता था वही काम मठों में होने लगा। मतलब वहां अय्यासी का अड्डा फिर से बन गया, लोग दूर होने लगे। और उस समय एक धर्म आया, बहुत ही सात्विक धर्म। महावीर लेके आए 24वें तीर्थंकर महावीर, जैन धर्म। Jainism. जैन। और सब जैन धर्म की जो भाषा थी वो थी प्राकृत। और ये भी 500 सालों तक, 500 ईस्वी से लेकर के, सॉरी 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक ये चला। अब थोड़ा समझना, अब जो आएगा, अब कौन सा आया? 500 से लेकर के ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक, इसको हमने क्या नाम दिया? इसको हमने नाम दे दिया 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक की हमको हमने नाम दे दिया अभ्रंश काल। अब ध्यान से देखो, 3 भाषाएं थी, कोई संस्कृत बोलता था, कोई पाली बोलता था, कोई प्राकृत बोलता था। अब पंचमेल खिचड़ी हो गया, कोई ये बोले कोई वो बोले, भाषा नष्ट भ्रष्ट हो रही। हाँ सर ये जो यहाँ पे बौद्ध धर्म में था, ये 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक का था। ईस्वी है, ईस्वी ईस्वी 1 ईस्वी। तो सर ये 500 ईसा पूर्व। हाँ 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। अब हम ईस्वी में आ चुके हैं, सन में आ चुके हैं।
और सब जैन धर्म 500 सालों तक और 500 सालों तक अभ्रंश। अब जो खड़ी बोली हिंदी है वो अभ्रंश के, आप देखेंगे सौरसेनी अभ्रंश से। किस अभ्रंश से? सौरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली हिंदी बनी है। और ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। और आज जो हम पढ़ रहे हैं, हमारी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो 1000 ईस्वी से लेके अब तक का है। ठीक है, तो अगर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं या पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो कहां से करते हैं मेरे भाई? यहां से करते हैं। अब ये कहानी समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। यस सर। ये इतिहास है, स्रोत के आधार पे, इतिहास के आधार पे कि हमारी कोई, अब 3 प्रश्न यहां से बनते हैं डायरेक्ट, सीधे सीधे। पहला क्वेश्चन बनता है, हिंदी की मूल भाषा क्या है? जड़ में क्या है हिंदी की? संस्कृत। संस्कृत। एक क्वेश्चन और बनता है, किस अपभ्रंश से हिंदी बनी है? सौरसेनी अपभ्रंश। किससे? सौरसेनी अपभ्रंश। तीसरा पूछ देता है, हिंदी के विकास की अवस्था क्या थी? तो यही विकास की अवस्था है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, यही संस्कृत के विकास की अवस्था है। याद है? इनका क्रम पूछ देता है लाइन से लगाने को। बात समझ में आ गई? तो ये 3-4 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। सन पूछ लिया जाता है तो आप बता सकते हैं। सबको यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अब स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं अब अगले कदम की तरफ। सर वैसे एक डाउट है। अरे भैया एक नहीं 10 डाउट पूछो। डाउट? हाँ बताएं। लिपि और भाषा में अंतर क्या है सर? ये आपका भूल गया। तरुण सरावत। तरुण जी, अब ध्यान से देखिएगा। भाषा भास धातु से बनी है। किससे बनी है? भास धातु से, जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका मतलब क्या हुआ? बोलना, अपनी बात कहना या भाखना, मतलब बोलना। जो ध्वनियां हम निकालते हैं, जो हम ध्वनि या आवाजें निकालते हैं, क्लियर? कुत्ते बिल्ली भी निकालते हैं, जानवर भी निकालते हैं। हम जो आवाजें निकालते हैं, क्या करने के लिए आवाजें निकालते हैं? मान लीजिए ये आप हैं, ये तरुण है और ये तरुण का कोई दोस्त, राइट? यस सर। और तरुण को अपनी कोई बात इनसे कहनी है, तो ये जिस माध्यम से कहेंगे या इनका दोस्त अपनी कोई बात जिस माध्यम से कहेगा, इस माध्यम को ही भाषा कहते हैं। अब यहां से निष्कर्ष ये निकला कि विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम को विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। अगर अब क्या क्या आप कर सकते हैं भाषा के माध्यम से? आप अपना ज्ञान दे सकते हैं भाषा के माध्यम से, विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, तो तमाम सारी चीजें, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, मतलब। लेकिन मेन काम आप क्या करेंगे? भाषा कोई पूछे क्या है, तो लैंग्वेज इज ए मीडियम। भाषा क्या है? एक माध्यम है, या यूं कहें साधन है। क्या है? साधन है। किस चीज का साधन है भाई? किस चीज का साधन है? तो विचारों के विनिमय का साधन है, आदान प्रदान का साधन है। विचारों के विनिमय का साधन है, आदान प्रदान का साधन है। ये भाषा हो गई। ये हम बात कर रहे हैं मौखिक भाषा की। जो हम मुख से भाषा बोलते हैं, आवाजें निकालते हैं, वो मौखिक हो गई। क्लियर है? अब इन्हीं मौखिक चीजों को जब हम लिखित संकेतों में व्यक्त करते हैं, लिखित संकेतों में व्यक्त करते हैं, किसमें? संकेतों में या फिर चिन्हों में व्यक्त करते हैं सब,
चिन्हों में व्यक्त करते हैं तो इन्हीं लिखित चिन्हों को हम लिपि कह देते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, लिखित चिन्हों को तो वर्ण कहते हैं, लेकिन जिस ढंग से लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। लिखने का जो तरीका होगा, लिखने का ढंग, व्यवस्थित क्रम होता है ना, वो लिपि होती है, स्क्रिप्ट होती है। जो लिखने का तरीका है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोला क, ये अंग्रेजी में ऐसे लिख दिया गया, हिंदी में ऐसे क लिखा गया, तो इसी को, लिखने के ढंग को, ये जिस प्रकार से लिखा जा रहा है इसी को हम लिपि कहते हैं। लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। कोई भाषा जिस तरीके से लिखी जाती है, हर भाषा की एक अपनी लिपि होती है। और अब श्रीमान इसको छोड़े, हो गया? यस सर। यस सर। मेन टॉपिक कहाँ थे हम, वो बताइए। हम पढ़ रहे थे उत्पत्ति के आधार पे शब्द। किसके आधार पे? ओरिजिन बता दिया, उत्पत्ति के आधार पे, आधार पर शब्द, आधार पर शब्द। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द जब हम श्रीमान पढ़ रहे होते हैं, उस टाइम में हम क्या करते हैं? पहला शब्द आता है तद्भव। क्या शब्द आता है? तद्भव। दूसरा शब्द आता है तत्सम। तीसरा शब्द आता है देशज। चौथा शब्द आता है विदेशज। और इन दोनों को, दो भाषाओं को मिला के जो शब्द आ जाता है उसे हम कह देते हैं संकर। इस प्रकार हम इसका वर्णन करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन आज मैं जिस तरीके से बताऊंगा कभी भूलेगा नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, ओरिजिन क्या है हिंदी की? संस्कृत है। संस्कृत। संस्कृत के बाद क्रम क्या आया? कैसे विकास हुआ भाषा का? पाली आई, प्राकृत, प्राकृत, उसके अपभ्रंश, बाद अपभ्रंश के बाद खड़ी बोली, हिंदी, खड़ी बोली हिंदी। ठीक है, अब सब यहां से देखिएगा श्रीमान जी, यहां से बड़े ध्यान से देखिएगा। ऐसे शब्द जो संस्कृत से डायरेक्ट सीधे सीधे, संस्कृत को हम कहते हैं हिंदी की मूल भाषा। क्या कहते हैं? मूल भाषा, हिंदी की मूल भाषा। हाँ, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो मूल भाषा से सीधे हिंदी में आ गए। उसे हम क्या नाम दे देते हैं? तत्सम। तत्सम। ये जो तत्सम है दो शब्दों से मिलके बना, तत् जमा सम से। सम का मतलब होता है समान। भैया किसके समान? तत् का मतलब उसके समान। तो यहां कह रहा है उसके समान। ऐसे शब्द जो उसके समान थे, किसके समान थे? मूल भाषा की। और वही, हाँ, मूल भाषा संस्कृत के समान थे और वही हिंदी में बोले गए तो तत्सम कहलाए। अब नॉर्मली आपको क्या पढ़ाया जाता है कि जो शब्द संस्कृत के हैं या संस्कृत से आए हैं हिंदी में डायरेक्ट, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। नहीं, संस्कृत से नहीं। मान लो दूसरी भाषा पढ़ते तो वहां दूसरी भाषा शब्द आए थे। यहाँ मेन कहना है मूल भाषा हमारी संस्कृत है हिंदी की, और मूल भाषा से जो शब्द सीधे हिंदी में आ गए उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जो मूल भाषा के समान थे, जो वहां पे प्रयोग किए जाते थे, वही शब्द ठीक हिंदी में प्रयोग किए जाना है, तत्सम शब्द हो गए। बात समझ में आ गई सबको? अब डेफिनेशन कभी गलत नहीं होगी। फिर साहब यहाँ पे देखेंगे, जो शब्द बदल बदल के, आसानी के कारण बदल बदल के, भाषा आसानी चाहती है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी से बदल बदल कर आए, उनको हम तद्भव कहते हैं। तद्भव शब्द, कौन से शब्द कहते हैं? तद्भव। और ये तद्भव शब्द जो बना है, ये तत् जमा भाव से बना है। ये सही कर लेंगे, तत् प्लस भाव से। तत् का मतलब हो गया उससे या उसके, और भाव का मतलब होता है होना। भाव का मतलब होता है होना। इतनी बात क्लियर है? तो जो उससे हुए हैं, जो शब्द उससे हुए हैं, उन्हें हम कहते हैं तद्भव। क्लियर हो गई बात? तद्भव, उससे होना।
अब तद्भव तत्सम तो आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट कोई परेशानी किसी को भी? अरे एक सर बार तद्भव सर डेफिनेशन दोबारा फिर से से बताना बता दीजिए। तद्भव की। हाँ सर। जो शब्द मूल भाषा से मतलब संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में आ गए बिना बदले, मतलब जो वहां पे शब्द प्रयोग किए जाते थे वही हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, वो हो गया तत्सम। और जो किसी कारण से पाली में चेंज हुए, थोड़े थोड़े प्राकृत में चेंज हुए, अभ्रंश में चेंज हुए, कहने का मतलब ये है जो उससे बदल के आए हैं। संस्कृत में जो शब्द होते थे, मूल शब्द जो होते थे मूल भाषा के, उससे थोड़े रूप में परिवर्तित होके बदल कर आए हैं हिंदी में, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। बात समझ में आ गई? यस हेलो, सर। सबको क्लियर हुई? हेलो। यस सर। अब श्रीमान आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, दो प्रकार के और शब्द होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं देशज और विदेशज। क्या है? देशज और विदेशज। देशज, विदेशज। पॉइंट को समझना है। देशज शब्द बना है देश जमा ज से, और विदेशज शब्द बना है वी प्लस देश प्लस ज से। देश प्लस ज का मतलब हुआ देश में जन्मा हुआ। कहाँ जन्मा हुआ भैया? देश में देश में जन्म। जन्मा। तो ऐसा शब्द जिसकी उत्पत्ति हमारे ही देश में हुई है, किसी क्षेत्रीय भाषा में हुई है, उसे क्या कहते हैं? देशज। और वी का मतलब होता है अन्य या फिर विशेष। तो जिस शब्द की उत्पत्ति किसी अन्य देश में हुई है, देश में जन्मा हुआ, किसी दूसरे देश में जन्मा हुआ, और उसको हमने हिंदी में समाहित किया क्योंकि वहां के लोग आए, भारत पे शासन किया, उनके बहुत सारे शब्दों को हमने बदल कर एडॉप्ट कर लिया, या वो शब्द एडॉप्ट कर लिया हमने। ठीक है, तो वो विदेशज शब्द कहलाए। हमारे यहां तुर्की, अरबी, फारसी के बाद अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रेंच, ये शब्द खूब पूछे जाते हैं, और इन शब्द को हमने एडॉप्ट किया है इन भाषाओं के। अब देशज की बात करेंगे। देशज की एक खासियत है, विशेषता है, जिस शब्द की उत्पत्ति का पता ना चले, जिस शब्द की उत्पत्ति का पता ना हो, उत्पत्ति का पता ना चले, पता ना चले, उसे देशज कहते हैं, उसे देशज कहते हैं। और ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और गलत भी होता है। बात समझ में आई? देशज किसे कहते हैं? अब समझना, हमारी हिंदी जो भाषा है इसकी 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषा? 5 उपभाषाएं हैं, 18 बोलियां। 18 बोलियों में से किसी भी बोली का वो शब्द हो, लेकिन कहां से उत्पन्न हुआ है एकदम क्लियर करेक्ट पता ना चले, तो ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। तो देशज और विदेशज समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, यस सर। देशज और विदेशज समझ में आ गया सबको? यस सर। अब श्रीमान आगे बढ़ते हैं। एक प्रकार का शब्द होता है संकर शब्द। कैसा शब्द? संकर। संकर हाइब्रिड आपने सुना होगा, गेहूं। दो अलग अलग शब्दों को, उसी प्रकार ये हाइब्रिड शब्द होते हैं, मतलब दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर, दो भिन्न भिन्न भाषाओं के, भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जो शब्द बनता है, इसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे हमने कहा रेल, अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया,
गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द होगा। हमने कह दिया नेक चलन, नेक हिंदी भाषा का शब्द हो गया, चलन अरबी भाषा का शब्द हो गया। तो ये जो शब्द बन रहे हैं रेलगाड़ी, ये जो शब्द बन रहा है साहब नेक चलन, ये सब शब्द कैसे हो गए, कैसे हो गए शंकर शब्द? शंकर शब्द हो गए। शंकर शब्द। हाँ, तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को हम संकर शब्द कह देते हैं। जैसे हमने कहा जांच करता, तो कर्ता जो शब्द है ये संस्कृत का हो गया, और जो जांच शब्द है ये हिंदी का हो गया। तो दो अलग अलग शब्दों से मिलके बना जांच करता। तो ये शब्द सिंपल से समझना है, दो भिन्न 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 शब्दों, भाषाओं के शब्द हो सर। दो भिन्न भिन्न शब्दों के मेल से बने नए शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द कहते हैं, परंतु अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग भाषाओं के। याद रखना, दो शब्द मिलने से संकर शब्द नहीं होगा। संकर शब्द कब होगा? दो भिन्न भिन्न शब्दों के मेल से, मतलब नया अलग अलग शब्द भाषाओं। बनता है संकर शब्द, लेकिन वो दोनों अलग अलग भाषाओं के शब्द होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये पांचों चीजें आपने जान ली, बोलिए हाँ या ना। यस सर। क्लियर है? तो आगे बढ़ जाते हैं। अब दूसरे प्रकार के शब्द की बात करते हैं। दूसरा जो शब्द होता है उसे कहते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर और रचना के आधार पर। इसके आधार पर आप देखेंगे तीन प्रकार के शब्द होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला होता है साहब ऋण शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, और तीसरा होता है सहयोग। सुन पा रहे हैं आप लोग हमें? यस हेलो सर। यस सर। साहब, तीसरा जो शब्द हुआ वो हो गया यौगुण शब्द। कौन सा शब्द हो गया? यौगुण। पॉइंट समझना साहब, तीन बातें लिखूंगा, देख के समझना है। यहां हमने लिख दिया कमल, यहां साहब हमने लिख दिया सूर्य, यहां हमने लिख दिया दिन, यहां हमने लिख दिया पंकज, यहां हमने लिख दिया सब पंकज, यहां हमने लिख दिया जलज, यहां हमने लिख दिया चक्रपाणी, यहां हमने लिख दिया विद्यालय, यहां हमने लिख दिया सब हिमालय। औषधालय। औषधालय।
लिख दिया भाई आपके कहने से। पॉइंट को समझना है। ऋण शब्द किसे कहते हैं, अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो ऐसे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सके, जिनके सार्थक खंड ना हो। पहला क्वालिटी है सार्थक खंड ना हो, जिसे सार्थक खंडों में आप अलग ना कर सके, पहली क्वालिटी है। दो, और जिसका अर्थ निश्चित हो, जिसका अर्थ निश्चित हो, अर्थ निश्चित हो, निश्चित हो। आप ये बताओ, सूर्य का अर्थ कोई होता है कि नहीं, निश्चित है कि नहीं, कमल का, दिन का निश्चित है कि नहीं। जिसका एक अर्थ निश्चित हो, जिसके सार्थक खंड न किए जा सके, और साहब जिन्हें दो खंडों से मिलकर बनाया ना जा सके, जिन्हें दो शब्दों से, जिन्हें दो खंडों से मिलकर बनाया ना जा सके, खंडों से बनाया ना जा सके, बनाया न जा सके, उन्हें क्या कह देते हैं भाई, वो हो जाता है हमारा ऋण शब्द। क्लियर हो गई बात। जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे बनाया नहीं जा सकता, लेकिन उसका मीनिंग होता है निश्चित, उसे ऋण शब्द कहते हैं। दूसरा आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। मान लीजिए दो शब्द हैं और दो शब्द मिलकर कोई तीसरा प्रोडक्ट बना देते हैं, एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं। जो तीसरा शब्द बनेगा वो सार्थक शब्द बनना चाहिए। कैसा शब्द बनना चाहिए, सार्थक। इसी को हम नाम कह देते हैं यौगिक। मान लो कोई शब्द है, उसका अर्थ होता है, दूसरा शब्द है उसका भी अर्थ होता है, लेकिन जो तीसरा शब्द बने उसका भी एक निश्चित अर्थ हो, इसे हम यौगिक कह देते हैं। बात समझ में आई। जैसे विद्या और आलय, आप देखेंगे विद्या प्लस आलय दो शब्द थे, दोनों का अपना अपना अर्थ था, लेकिन मिलके विद्यालय। हिम प्लस आलय हिमालय, औषध प्लस आलय औषधालय, तीनों अलग अलग थे। इतनी बात क्लियर है। हेलो। यस सर। अब सब यौगुण को समझना है। ये बनावट में यौगिक है। बनावट में कैसे है भाई, यौगिक। यौगिक। और अर्थ में कैसे हैं, ऋण है। और ऋण का मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ निश्चित होता है। अर्थ क्या होता है, निश्चित होता है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए, व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए निश्चित होता है। अब दिखने में कैसा होगा, बनावट में या दिखने में वो लगेगा कि यौगिक शब्द है। और यौगिक शब्द की पहचान क्या है, दो शब्दों से मिलकर बनेगा एक नया सार्थक शब्द होगा। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे होगा क्या श्रीमान, समझना है। मान लो पंकज है, पंक जमा ज से मिलके बना पंकज, क्लियर है। लेकिन इसका अर्थ नहीं लिया जाएगा, इसका अर्थ नहीं लिया जाएगा, और जो शब्द बनेगा पंकज, इसका भी अर्थ नहीं लिया जाएगा, इसका कोई अन्य अर्थ लिया जाएगा। इसका अर्थ कमल के लिए ऋण है। किसके लिए ऋण है, कमल के लिए। या यूं समझ लेंगे, अगर दुनिया का कोई भी पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची मतलब किसी के बारे में बताता है, पर्यायवाची शब्द है, किसी का समानार्थी है, अथवा बहुब्रीहि समास का कोई शब्द है, तो बहुब्रीहि समास बराबर यौगुण शब्द, या यौगुण शब्द बराबर बहुब्रीहि समास, या कोई भी पर्यायवाची शब्द बराबर बहुब्रीहि समास या यौगुण शब्द। अब ये तीनों समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इसको और डिटेल में तो नहीं कराना पड़ेगा। थोड़ा सा समझ लेना है, जो यौगिक शब्द है इसको समझना है। यौगिक शब्द जो है बनता कैसे है मेरे बच्चों, दो दो शब्दों के सार्थक। शब्द किसे कहते हैं, भाषा की वह इकाई जो सबसे छोटी सार्थक इकाई है, मतलब जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। अब ये दोनों मिलकर के एक नया अगर प्रोडक्ट बना देते हैं, एक नया सार्थक शब्द, सार्थक शब्द,
तो इसे क्या कह देते हैं? इसे हम कह देते हैं यौगिक, जिसमें इसका अर्थ होता है, इसका भी अर्थ होता है और इसका भी अर्थ होता है। क्लियर है? यौगिक शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला यौगिक शब्द बनाए जाते हैं समास से। दूसरा यौगिक शब्द बनाए जाते हैं, किससे बनाएंगे? दूसरा यौगिक शब्द किससे बनाएंगे भाई? पहला समास से बना दिया, दूसरा उपसर्ग से, तीसरा हम बनाएंगे प्रत्यय। ये 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। संधि इसके अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि संधि वर्णों के मेल से बनता है, शब्दों के नहीं। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। जैसे आप देखेंगे, ये हमारे पास शब्द बन गया। उपसर्ग से कोई शब्द बना, प्रत्यय से बना, समास से बना, तो यौगिक शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। यौगुण में क्या होता है, यही आपको समझना है। यौगुण, यौगुण शब्द बनावट में ऐसा ही दिखेगा। बनावट में कैसा होगा कि 2 शब्द होंगे, लेकिन इसका अर्थ नहीं लिया जाएगा, इसका भी अर्थ नहीं लिया जाएगा, और इससे जो नया शब्द बन रहा है, एक नया सार्थक शब्द बन रहा है, इसका भी अर्थ नहीं लिया जाएगा। क्लियर? ये किसी की तरफ संकेत करेगा, इशारा करेगा, या यूं कहें इसका अर्थ ऋण होगा। अर्थ क्या होगा? ऋण होगा। ऋण का मतलब रिजर्व होगा, निश्चित होगा। ऋण में क्या होता था? जिसका एक अर्थ निश्चित हो, तो इसका एक अर्थ निश्चित होगा। और बनावट में यौगिक होगा। यौगिक कैसे बनता है? तो दिखने में यौगिक, दिखने में कैसा होगा? यौगिक होगा, लेकिन उसका अर्थ कैसा होगा? अर्थ ऋण होगा। तो ये दोनों क्वालिटी से युक्त होता है, इसीलिए इसको कहते हैं योग प्लस ऋण। अर्थ के रूप में ऋण है, अर्थ के रूप में क्या है? ऋण है, और भैया बनावट के रूप में यौगिक। बनावट के रूप में यौगिक। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नोट कर लिया? अब समझना है। मान लो हमने लिखा था, यहां कोई शब्द लिख दिया, चक्रपाणी, तो हमें चक्र का अर्थ होता है, लेकिन ना चक्र का अर्थ लेना है, ना पाणी का अर्थ लेना है, और इससे जो शब्द बन रहा है चक्रपाणी, इसका भी अर्थ नहीं लेना है। लेकिन आप देखेंगे बनावट में ये कैसा हो गया? यौगिक के जैसा। इसका अर्थ नहीं लेना, इसका अर्थ किसी के लिए ऋण होगा, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान के लिए। और वो क्या हो गया भाई? फटाफट से आप जवाब दे देंगे, वो क्या हो गया? विष्णु भगवान के लिए ऋण है, जिनके हाथ में चक्र है। तो ये शब्द जो किसी का भी पर्यायवाची शब्द है, वो यौगुण शब्द होगा। और जो भी यौगुण शब्द है, याद रखना, वो बहुब्रीहि समास होगा। समास 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें जो बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास है, मात्र यही यौगुण होता है। बहुब्रीहि समास ही यौगुण होता है। बाकी 5 समास, बाकी 5 समास यौगिक होते हैं, यौगिक। तो ये की समझ में आ गई? बहुब्रीहि बराबर, बहुब्रीहि बराबर पर्यायवाची शब्द, और पर्यायवाची शब्द बराबर यौगुण शब्द, यौगुण शब्द। तो ये यहां तक पॉइंट सबके समझ में आ गया?
आगे बढ़ें। हेलो। अब जो हम तीसरे प्रकार का शब्द पढ़ने जा रहे हैं उस शब्द को कहते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द। आधार पर शब्द। अब सब जो प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? प्रयोग के आधार पे जो शब्द होते हैं वे क्या होते हैं? हेलो। वो दो प्रकार के होते हैं। विकारी, थोड़ा बोलो भाई, सो गए क्या? विकारी और दूसरा श्रीमान अविकारी। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द क्या होते हैं यहां नोट कर लेंगे सब। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। क्रिया, ये चार विकारी शब्द होते हैं। कितने विकारी शब्द हुए पूछा जाता है। ये चार प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। चार। और भैया यहां पे नोट कर लेंगे। चार प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं जिसमें आता है क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, फिर क्या आता है समुच्चय बोधक, फिर आता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ये शब्द आ जाते हैं। और ये किसके कारण से विकार और विकार जन्म लेता है? तो लिंग, कारक, वचन, काल, इनके परिवर्तित होने पे यदि कोई बदल जाए, कोई परिवर्तित हो जाए, परिवर्तित होता है इनके कारण से तो विकारी है। परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है तो अविकारी शब्द है। परिवर्तित नहीं होता है तो अविकारी शब्द है। इसी को अव्यय भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई सबके? पूछा जाता है विकारी शब्द कितने हैं, अविकारी शब्द कितने हैं, क्या जवाब देंगे? विकारी शब्द भी कितने हैं? चार। अविकारी शब्द भी कितने हैं? चार। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट, कोई परेशानी किसी को? हेलो। हेलो। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? नो सर। अगला शब्द जो होता है वो आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पे जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक भैया सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। अब जो सार्थक होते हैं ये भी चार प्रकार के होते हैं। एकार्थी, जिसका एक अर्थ होता है। अनेकार्थी, जिसके कई अर्थ होते हैं। तीसरा होता है साहब समानार्थी, पर्यायवाची शब्द। और चौथा होता है विपरीतार्थी। तो ये पॉइंट। अब सार्थक शब्द क्या है, निरर्थक? हमने कहा लोटा वोटा ले लेना, लोटा वोटा। तो लोटा क्या हो गया? सार्थक। वोटा क्या हो गया? निरर्थक। हमने के लिए खाना वाना खा लेना, खाना वाना खा लेना। अब भैया इसका मतलब क्या हुआ? खाना सार्थक,
वाना निरर्थक शब्द हो गया। यहां तक दिक्कत, कोई परेशानी? एकार्थी का मतलब जहां पे एक अर्थ हो, कोई शब्द हो एक अर्थ हो। लेकिन मान लो अगर आपने लिख दिया दिन, एक अर्थ है। एक शब्द लिख दिया आपने हार, अब हार के कितने अर्थ हैं? एक पहनने वाला हार, दूसरा जीवन में हार, तो एक से अधिक अर्थ है। अब समानार्थी किसी का पर्यायवाची शब्द, किसी का भी, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, भानु, किसी का पर्यायवाची। विपरीतार्थी विलोम शब्द। तो ये थे शब्दों के प्रकार। ये क्या थे भाई? शब्दों के प्रकार। अब हमें पढ़ना है तद्भव तत्सम कैसे पहचाने। सब क्वेश्चन तो आता है कि कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा तत्सम है, कैसे इसको पहचाने, है ना? हेलो, यहाँ दिक्कत होती है बच्चों को, आपको भी होती है कि नहीं होती? यस सर। आज के बाद आपको ऐसा जादू सिखा देंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं हो। तो हेडिंग डालेंगे तत्सम व तद्भव की पहचान। पहचान, एक शब्द लिखेंगे तत्सम, एक तरफ लिखेंगे तद्भव। तत्सम में क्या लिखेंगे, पॉइंट को समझना है। तत्सम में हम क्या लिखने जा रहे हैं? तत्सम में क्या लिखेंगे, इधर ध्यान देखिएगा, सुनाई पड़ रहा है? ये अनुस्वार होता है, ये विसर्ग होता है, इतनी बात पता है? ये तत्सम में आएगा। और इधर लिखेंगे तद्भव में, ये चंद्र बिंदी तद्भव में आएगी। दूसरा, ये जो संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये क्या होते हैं भाई? संयुक्त व्यंजन। छात्र ज्ञास्र आपके कहीं पे भी आ जाएं, या फिर कोई संयुक्त वर्ण आ जाए, आधे वर्ण, संयुक्त वर्ण, अथवा अर्धवर्ण, अथवा अर्धवर्ण, अर्धवर्ण, ये किस में आएंगे? संयुक्त वर्ण अथवा अर्धवर्ण किस में आएंगे? तो भैया तत्सम में आएंगे। इधर देखना है, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, ये किस में आएगा? तद्भव में आएगा। बोलो भाई, हेलो, थोड़ा बोलो। इतनी बात समझ में आई? लिख लिया? किसी भी शब्द में छ, त्र, ज्ञ, स्र हैं या आधा वर्ण है तो वो तत्सम में होगा। अनुस्वार लगा है, विसर्ग लगा है, तत्सम में होगा। चंद्र बिंदी कहीं लगी है, कहीं चंद्र बिंदी लगी है तो साहब वो तद्भव होगा। कहीं पे एक ही शब्द, जैसे दिल्ली आ गया, गिल्ली आ गया, ये किस में आ जाएंगे? किस में आएंगे? तद्भव में आएंगे। अब ये इतना नोट कर लो। फिर अगला लिखते हैं तत्सम में और तद्भव में। तत्सम में लिखेंगे संस्कृत संधि से बने शब्द। संधि से बने शब्द किसमें होंगे? संधि से अगर कोई बना है शब्द तो तत्सम होगा। संस्कृत शब्दों से बने समास शब्द, संस्कृत शब्दों से
बने समास शब्द, समास शब्द। अब साथ के साथ नोट कर लेंगे, संस्कृत के उपसर्ग से बना शब्द, संस्कृत के उपसर्ग और प्रत्यय से बना शब्द, संस्कृत के उपसर्ग व प्रत्यय से बना शब्द, से बना शब्द यहां नोट कर लेंगे। हिंदी के उपसर्ग से बना शब्द, हिंदी के उपसर्ग से बना शब्द, हिंदी के उपसर्ग से बना शब्द। ये नोट कर लिया आपने। संधि से बना शब्द, Yes, sir. Yes, sir. संस्कृत के जो है समास से बना, संस्कृत से उपसर्ग प्रत्यय से बना तत्सम होगा। हिंदी से बना है और हिंदी के उपसर्ग प्रत्यय से तद्भव होगा। ये नोट कर लिया आपने। Yes, sir. अब तत्सम तद्भव, तद्भव। अब इधर देखना है, तत्सम में लिखना है और तद्भव में लिखना है। तत्सम में लिखना है संस्कृत के लेखक व उनकी रचनाओं व पात्रों के शब्द हिंदू रीति रिवाजों व त्योहारों के शब्द, त्योहारों के शब्द। और यहां लिख देंगे हिंदी के लेखकों व रचनाओं के शब्द। नोट कर लिया आपने। अब इधर Yes, ध्यान sir. से देखना। हाँ बोलिए। सर कर रहे हैं अभी नोट। मान लो रामायण का कोई पात्र है। किसका पात्र है? रामायण का कोई पात्र है। रामायण में कोई भी नाम ले लो, द्रोणाचार्य, अर्जुन, युधिष्ठिर, दुर्योधन, जितने भी नाम आ जाएंगे, रामायण का कोई पात्र ले लो, सब संस्कृत से बने शब्द होंगे। यहां तक क्लियर हो गया। जब आपका दिमाग खराब हो जाए और सारे नियम कानून आप भूल जाएं, तो वहां पे ब्रह्मास्त्र चलाना है। क्या करना है? ब्रह्मास्त्र। हाँ, अब ब्रह्मास्त्र वो नोट कर लो। जब सारे नियम कानून भूल जाएं, सारे बंधन टूट जाएं, कुछ भी आपको याद ना हो, तो वहां पे ब्रह्मास्त्र चला देना है तद्भव और तत्सम को पहचानने के लिए। तत्सम और तद्भव को सब पहचानने के लिए ब्रह्मास्त्र चला देना है। अब ब्रह्म हेलो। यस सर। तो ब्रह्मास्त्र में क्या करना है भाई? तत्सम में क्या लिखना है और तद्भव में क्या लिखना है, ध्यान से सुनना। ये हो गया भैया। जो शब्द क्लिष्ट हो, जो शब्द क्या हो? क्लिष्ट हो। क्लिष्ट का मतलब क्या होता है? कठिन हो। क्लिष्ट हो, कठिन हो, दैनिक जीवन में कम प्रयोग होता हो, कम प्रयोग होता हो,
वो तत्सम। जो शब्द आसान हो, जो शब्द आसान हो, जो शब्द आसान हो, जो शब्द आसान हो, जो शब्द क्या हो, हेलो, आसान। आसान हो, दैनिक जीवन में रोज बोला जाता हो, दैनिक जीवन में प्रयोग होता हो, दैनिक जीवन में प्रयोग होता हो, भैया वो तद्भव है। बात समझ में आ गई? इससे आसान, इससे बड़ा कोई सूत्र नहीं है, बस याद रखना है। जो चीज आपने सुनी बहुत कम है, कम बोलते हैं, वो तत्सम है। जो चीज हम बोलते हैं वो क्या है, तद्भव है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। मान लो कहीं लिखा है सायं या लिखा है शाम, क्या बोलते हो भैया आप? यस सर। और शाम प्रस तो तद्भव होगा ना? प्रस्त हैं? शाम तो तद्भव होगा ना? हाँ, अब प्रस्तर बोलते हो कि पत्थर? पत्थर बोलते हैं सर। पत्थर। अग्नि बोलते हो, आज मैंने अग्नि जलाई की आग? आग। आग। हस्त बोलते हो कि हाथ? हाथ। बोलो आप खुद। तो मतलब हाथ। कोई भी शब्द होगा आप देखते ही पहचान जाओगे। ये लास्ट वाला ट्रिक जो है ये आपका काम कर जाएगा। मस्त। अब अटारी होगा या अट्टालिका? अट्टालिका बोलते हैं सर। तो अट्टालिका हम नहीं बोलते, हम कहते हैं कोठा अटारी। दैनिक जीवन में क्या बोलते हैं? अटारी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा तद्भव, ये हो गया तत्सम। तत्सम। क्लियर है? अच्छा ये की बताओ, नेत्र बोलते हो कि आंख? आंख बोलते हैं सर। आंख बोलते हैं, तद्भव हो गया। नेत्र, अच्छा ये की बताओ, तत्सम। लक्ष्य बोलते हो, लक्ष्य बोलते हो आप कि लक्ष्य? तो जहां पे भी ये मैंने आपको बताया छत्री त्र, ये आधे वर्ण आ जाए, मान लो विद्या ऐसे लिखा है, आधा वर्ण जहां आ गया। सर्प बोलते हो कि सांप? आधा वर्ण आ गया। आधे वर्ण को मैंने क्या बताया, ये तत्सम में रहेगा। किस में रहेगा? तत्सम में रहेगा। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। एक पॉइंट और ले लेते हैं। जो बार बार बोला जाता है। अच्छा, क्षेत्र बोलते हो कि खेत? खेत बोलते हैं। गृह बोलते हो कि घर? घर बोलते हैं। मस्तिष्क सर। क्या हुआ? मस्तिष्क और सर हो गया सर। मस्तिष्क बोलते हो कि दिमाग? यस सर। सर्प और सांप। है? बता दिया सर। तो तो अभी बताओ भी कि अगर सारे नियम कानून नहीं काम करेंगे तो 95% ये काम करेगा। 90 to 95%। ठीक है? यस सर। याद रहेगी बात? यस सर। यस सर। अब आप कुछ शब्द बोलो, 2 4 10 जो तद्भव तत्सम हो। आप लोगों में से कोई। सर मुख और मुंह। हाँ, अब ये बताइए,
यहाँ शब्द है मुख और एक शब्द है मुंह। अब आप बताओ बोलते क्या हो घर पे आप? मुंह बोलते हैं सर। कहते मुंह धुलो, मुंह ये धो बोलते लो। हो क्या? यस सर। नासिका बोलते हो कि नाक? नाक बोलते हैं। नाक। पुस्तक और किताब सर। किताब विदेशज शब्द है। सर इसकी ये किताब विदेशज शब्द है, विदेशज शब्द है, विदेशज। ये फारसी भाषा का शब्द है। और कोई? पादप और पौधा। पौधा बोलते क्या हो आप? जंतु और जानवर हो गए। जंतु जानवर। रात्रि रात। रात्रि रात। और कोई शब्द? सर विद्यालय और फूल। मीन्स आप ये बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ये हो Yes, sir, जाएगा। हो जाएगा। अब हो जाएगा, ताकि बहुत तत्सम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस सर। तो आज हमने पढ़ा शब्द। शब्द आ गया है, शब्द के बारे में कुछ चीजें नोट कर लेंगे। शब्द क्या है? कोई पूछेगा शब्द क्या है? भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई। सार्थक इकाई। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? शब्द। शब्द कहते हैं। शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। निश्चित अर्थ होता है। साथ के साथ लिख देंगे वर्णों या अक्षरों के सार्थक क्रम को शब्द कहते हैं। सार्थक क्रम को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। हाँ बोल आजान में। यहां तक क्लियर है? हेलो, ये शब्द Yes, के बारे sir. में हो गया, सबको क्लियर है? ये Yes, डेफिनेशन sir. पूछी जाती है, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई ये पूछी जाती है। अब यहां से एक और चीज समझ लेंगे, जो हमारी ध्वनि होती है या फिर वर्ण होता है या फिर अक्षर होता है, सब ये सबसे छोटी इकाई हो गई। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है? लेकिन इन्हीं से जो बना है शब्द, ये लघुत्तम सबसे छोटी सार्थक इकाई है। सबसे छोटी सार्थक इकाई है। यही शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तो पद बन जाता है। वाक्य में पद बन जाता है, पद बन जाता है। और भाई यही जब दो पद मिल जाते हैं तो उसे हम पदबंध कहते हैं। क्या मिल जाते हैं? दो पद मिल जाते हैं, पदबंध बनाते हैं। और सर, जब हाँ दो वाक्य के मेल को पद बोलते हैं सर। भैया दो शब्द में, जब शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाएगा पद हो जाएगा। हमने कहा राम, राम एक शब्द है, लेकिन हमने कहा राम घर जाता है, तो भैया यहाँ पे राम
क्या हो गया, संज्ञा पद हो गया, कर्ता पद हो गया। समझ में आई बात? तो यहाँ sir. पद व्याकरणिक नियम में बच जाएगा। और दो पद कि हमने कह दिया राम का भाई लक्ष्मण, तो यहाँ पे जो लक्ष्मण है पदबंध बन जाएगा। फिर आता है राम और लक्ष्मण दोनों। उपवाक्य। उपवाक्य के बाद बनता है वाक्य। तो कोई पूछे भाषा की सबसे सार्थक इकाई, सबसे सार्थक इकाई अगर कोई पूछता है तो क्या नाम देते हैं? सबसे सार्थक इकाई में हम नाम दे देते हैं वाक्य का। क्लियर है? सबसे सार्थक इकाई में किसका नाम दे देते हैं? सर ये बड़ी इकाई होगी ना सर? हाँ यार, ठीक है। यस सर। यहां तक समझ में आया कि नहीं? सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो ध्वनि हो जाएगा। सार्थक इकाई पूछेगा सबसे छोटी, शब्द हो जाएगा। सबसे सार्थक इकाई पूछेगा, वाक्य हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है? तो ये था साहब शब्द। अगले टाइम हम उपसर्ग प्रत्यय या फिर समास पढ़ेंगे। तो आज के लिए जय हिंद बोल दें। हेलो। यस यस सर। सर। आप सभी को धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए, विशेष धन्यवाद। ठीक है, तो यस चलें, अपना ख्याल रखें, रिवाइज करते